हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है गेट एन ईजी वे। मैं हूं आपका प्रेजेंटर जय। आइए गेट की तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की और इसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है रिलेशंस और आज हम इस टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। और जो हमारा लेसन 1 है उसमें हम बात करेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं और रिलेशंस के टाइप्स, रिलेशंस के प्रकार क्या हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए एक प्री रिक्विजिट है, एक चीज़ जो आपको पहले से आनी चाहिए। आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेट्स क्या होते हैं। सेट्स की जितनी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, इस टॉपिक को शुरू करें। आप इस पिक्चर में देख सकते हो ए और बी दो सेट हैं। ए के 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 1 2 3, बी के 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 2 4 6 और ए का 1 बी के 2 से और बी के 4 से रिलेटेड है। ए का 3 बी के 2 बी के 4 से रिलेटेड है। तो यहाँ हमारे पास एक तरह का रिलेशन है जो हमने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। आगे हम जब पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को समझ पाएंगे और यदि आपको ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है तो अब इंतज़ार कीजिए, आपको आगे चलकर ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और ये डायग्राम समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं। इस चैनल के बारे में, ये जो चैनल है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए डेडिकेटेड है जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट की तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में। हमने रिसेंटली इस चैनल को लॉन्च किया है और हमारा फोकस है कि हम गेट 2018 की तैयारी करवाएं फॉर CS एंड IT और इस पर फोकस करते हुए हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और एस्पिरेंट्स की हेल्प करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको खुद के बारे में बता दूं। मेरा नाम है जय। मैंने गेट 2014 में कंप्यूटर साइंस फील्ड में ऑल इंडिया रैंक 42 सिक्योर की। मैं अभी एज ए डेटा साइंटिस्ट वर्क कर रहा हूं। मैंने शुरुआत से ये चाहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को और नॉलेज को गेट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करूं और इसलिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियोस, मेरा नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंसेस एस्पिरेंट्स की हेल्प करेंगे और वो अच्छी रैंक सिक्योर कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की। IIT गुवाहाटी गेट 2018 को कंडक्ट कर रहा है। ओके, आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो और जो हमारा सिलेबस है कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए वो लास्ट ईयर जैसा ही है, सेम है, नो चेंजेस। ओके, कोई चेंजेस नहीं है। और इस सिलेबस को आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ हमको दिखता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेक्शन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर। और हम बात कर रहे हैं आज रिलेशंस की। सेट्स प्री रिक्विजिट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशंस के प्रकार देखेंगे, टाइप्स देखेंगे। ओके, यहाँ आप दो चीज़ें देख सकते हो। एक तो ये वाली चीज़, यहाँ मैंने बताया है कि डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है और रेंज क्या है। हम जब 9th 10th 11th में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, 12th में जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते थे तो हम इन चीज़ों को यूज़ करते थे, इन टर्म्स को पढ़ते थे। ओके, वहाँ भी हम रिलेशंस पढ़ते थे, फंक्शंस पढ़ते थे। उन्हीं चीज़ों को प्लस कई अन्य चीज़ों को हमें गेट के लिए तैयार करना है और इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ना है। तो डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, तो हम इन चीज़ों को हमारे वीडियो में जानेंगे। पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें अंदर जा सकती हैं, ठीक है, जो अलाउड है अंदर जाने के लिए, उन सभी चीज़ों के सेट को, ठीक है, उस सेट को हम कह रहे हैं डोमेन। ओके, जो चीज़ें पॉसिबली बाहर आ सकती हैं, ठीक है, मतलब कई चीज़ें हैं जो पॉसिबल हैं कि वो बाहर आ सकती हैं, उस सेट को हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, उस सेट को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन। और जो चीज़ें वास्तव में बाहर आती हैं, मतलब जो अंदर गई थी, ठीक है,
उनकी वजह से जो चीज़ें वास्तव में बाहर आती हैं उस सेट को हम कहते हैं रेंज। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, ये मैंने एज अ स्टार्टर इस चीज़ को इस स्लाइड पर रखा है। ओके, आप कंफ्यूज मत होइए, इस वीडियो में आप इन डेफिनेशंस को समझ पाओगे। ओके, और यदि आप इस पिक्चर को देखते हो तो यहाँ पर रिलेशंस जो है वो एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर फंक्शंस एक छोटा सर्कल है। इसका मतलब ये है कि हर फंक्शन एक रिलेशन होता है। ओके, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ओके, तो हम ये जानेंगे कि रिलेशन क्या होता है और हम ये देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से फंक्शंस का जो सेट है वो रिलेशंस का सबसेट होता है। तो दिस गाय, ये जो है सबसेट है। ओके, इस सेट का ओके एक सबसेट है। ओके, हम हमारे सिलेबस की तरफ जाएं तो हम देखेंगे कि आगे हमको फंक्शंस के बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रिलेशंस की बातें करेंगे, उसके बाद हम फंक्शंस की बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप मुझे उसी फॉर्मेट में आपसे इंटरेक्ट करते हुए पाओगे, मेरी नोटपैड, मेरी पेन, और मैं आपको समझाऊंगा रिलेशंस के बारे में और रिलेशंस के टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। तो आपको सेट्स के बारे में पता होना चाहिए। आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपने सेट्स की तैयारी कर ली है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ओके, तो मान लेते हैं कि मेरे पास n सेट्स हैं। ओके, अब इन n सेट्स का मैंने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो मान लेते हैं कि एक सेट है A, इसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, और एक सेट है B, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर मेरी n की वैल्यू हो गई 2, क्योंकि मैं 2 सेट्स की बात कर रहा हूँ। अब जितने भी सेट्स होंगे, ओके, मुझे उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, तो A क्रॉस B, तो हम जानते हैं कि इसके अंदर इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर्स होंगी। ओके, ठीक है, यदि मेरे पास 3 सेट्स होते तो मैं इस तरह से लिखता A क्रॉस B क्रॉस C। तब यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ें होती, X Y Z। तब इसको हम ऑर्डर्ड पेयर नहीं कहते, तब हम इसको कहते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, उसी तरह से इस एलिमेंट में एक ऑर्डर तो है। यदि हम 4 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते, माफ़ कीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते, तो मेरे पास यहाँ 4 एलिमेंट्स होते एंड सो ऑन। पर ठीक है, जितने भी मेरे पास सेट्स हैं, n सेट्स है, तो यदि उसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें, ठीक है, तो एक नया सेट मिलता है। हमारा जो रिलेशन है, अ रिलेशन ऑन n सेट्स इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। तो रिलेशन का डेफिनेशन ये हुआ कि n सेट्स हैं, उनके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है। तो ये रिलेशन n सेट्स पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक सबसेट होता है। ओके, तो कोई भी जो रिलेशन है जो n सेट्स पर डिफाइन किया हुआ है, वो उन n सेट्स पर किए गए कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ओके, तो जैसे यहाँ पर हमने 2 सेट लिए, A और B, और A और B का यदि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा तो वो ये आया।
तो अब मेरा कोई भी जो रिलेशन है, फॉर एग्जांपल एक रिलेशन R1 है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स ये वाले हैं। यदि आप इस सेट को देखोगे तो ये जो सेट है ये एक सबसेट है A क्रॉस B का, और इसलिए ये एक रिलेशन है। ओके, तो हर रिलेशन उतने जो सेट्स हैं उनका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे, उसका एक सबसेट होता है। ठीक है, रिलेशन को हम एन एरी रिलेशन बुला सकते हैं, क्योंकि हमें यह स्पेसिफाई करना चाहिए कि कितने सेट्स पर ये रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, तो ये जो n है ये नंबर ऑफ सेट्स बताता है। तो यदि n2 है तो जो हमारा रिलेशन होगा वो कहलाएगा बाइनरी रिलेशन। पर आप इन जनरल आप उसको n अरी रिलेशन बोलोगे, जिससे ये पता चलता है कि वो कितने सेट्स पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इस कोर्स में गेट की तैयारी के लिए हमारा मेन फोकस बाइनरी रिलेशंस पर ही रहेगा, जहां पर हमारे पास दो सेट्स होंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो सेट्स होंगे, तो उन दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जानते हैं, उसका कोई भी एक सबसेट हमारा एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो बाइनरी रिलेशन होगा। तो एक बार फिर मैं इस चीज़ को रिपीट कर दूं कि हमारे पास n सेट्स गिवन होते हैं, तो जो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसका एक सबसेट रिलेशन कहलाता है। अ रिलेशन ऑन n सेट्स इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ n सेट्स। ओके, तो जैसे कि एग्जांपल हमने देखा था कि यहाँ पर दो सेट लिए, इसका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो जो R1 एक रिलेशन है वो ये है, और ये जो सेट है ये इसका सबसेट है। ओके, इस रिलेशन को इन जनरल हम n अरी रिलेशन करके बुलाएं, जिससे ये पता चलेगा कि रिलेशन कितने सेट्स पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, n यदि 2 है तो उस तरह का रिलेशन कहलाएगा बाइनरी रिलेशन, और इस कोर्स में हमारा फोकस बाइनरी रिलेशंस पर ही है मेनली। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको रिलेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स की बात कर रहे हैं। अब हम रिलेशंस के टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो हम इसके दो टाइप्स देखें अगर, एक रिलेशन या तो होमोजेनस रिलेशन कहलाएगा या हेट्रोजिनस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो जो होमोजेनस रिलेशन है, होमोजेनस रिलेशन है, उसका मतलब यह है कि जो मेरा सेट है वो एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बोलते हैं कि n सेट्स होने चाहिए, ठीक है, ये सभी सेट ऑल आर सेम। ठीक है, तो जैसे हम ऊपर देख रहे थे, यहां हमने दो सेट लिए और दोनों अलग अलग थे, लेकिन जब कोई रिलेशन होमोजेनस रिलेशन होगा तो वो एक ही सेट पर डिफाइंड है। इसका मतलब ये है कि हम लेंगे तो n सेट्स ही, लेकिन सभी सेट सेम है। ओके, वो किसी सेट इक्वल टू सेट ए के बराबर है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मेरा सेट ए है रियल नंबर्स का सेट। ओके, रियल नंबर्स का सेट। अब यदि मैं बात करूं एक
क्रॉस ए की, तो ए का मुझे खुद के साथ क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह की पेयर्स दिखाई देंगी। एक्स ए को बिलोंग करता है, वाई भी ए को बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो नोटेशन है इस तरह से हमने सेट को रिप्रेजेंट किया है और मैंने अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया है। एक्स ए का पार्ट है, वाई ए का पार्ट है और ए सेट ऑफ रियल नंबर्स है। इसे आर से भी डिनोट करते रियल नंबर्स के सेट को, मैंने अभी ए से डिनोट किया है। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब आप कोई भी एक रिलेशन लेते हो R1, ठीक है, उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स है 2,4, 3,6, इस तरह के दो एलिमेंट्स हैं। R1 इस सेट का सबसेट है। ओके, R1 एक रिलेशन है। ओके, तो ये जो रिलेशंस होते हैं जो एक ही सेट पर डिफाइन किए हुए होते हैं वो कहलाते हैं होमोजीनस रिलेशंस। एक सेट पर डिफाइन किया मतलब ये कि मुझे एक ही सेट पर काम करना है। n सेट्स जो मेरे हैं वो सभी सेम हैं, सभी a के समान हैं। तो जैसे a रियल नंबर्स का सेट है तो मेरा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, अब मेरा जो भी रिलेशन है वो इसका सबसेट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल R1 ये है तो R1 इसका सबसेट है। R1 एक रिलेशन है। एक बात और आप दिमाग में रखिए कि मैंने यहां बोला है कि अ रिलेशन ऑन n सेट्स इज अ सबसेट। ठीक है, तो मैंने यहां सबसेट बोला है, मतलब जो A क्रॉस A है, ठीक है, जो यहां मैंने डिफाइन किया वो एक रिलेशन है, वो भी एक रिलेशन है क्योंकि वो खुद का सबसेट है। ठीक है, तो A क्रॉस A इज अ रिलेशन ऑल्सो। ठीक है, यहां हम किस तरह से इसको डिनोट करेंगे, इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ठीक है, यहां हम इस सिंबल का यूज करेंगे, हम इस सिंबल का यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों सेम है। ठीक है, तो A क्रॉस A खुद भी एक टाइप का रिलेशन है, ये एक बड़ा रिलेशन है। ओके, और खुद एक रिलेशन है और बाकी जितने भी रिलेशंस बचते हैं वो इसके सबसेट्स होंगे। ठीक है, वो इसके सबसेट्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप की, हेट्रोजीनस रिलेशन। तो सिंपल है, इफ इट इज नॉट होमोजीनस, यदि वो होमोजीनस नहीं है तो वो हेट्रोजीनस हुआ। इसका मतलब यह है कि यहां पर यदि मैंने n सेट्स पर रिलेशन को डिफाइन करना है तो मेरे जो भी पार्टिसिपेटिंग सेट्स हैं वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहां सभी को सेम होना है, ऑल आर इक्वल, सेम इक्वल टू सेट A, पर यहां पर वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। तो एक बार जल्दी से हम रिव्यू करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन खुद एक टाइप का सेट है। ठीक है, रिलेशन खुद एक टाइप का सेट है, लेकिन हम जब रिलेशन की बात करते हैं तो वो n सेट्स पर डिफाइंड है। ओके, तो हमने ये समझा कि n सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमने एक एग्जांपल लिया और फिर हमने रिलेशन को डिफाइन किया कि जब हम n सेट्स पर एक रिलेशन को डिफाइन करते हैं तो रिलेशन क्या होता है, वो उन n सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। ठीक है, एक सबसेट होता है। मैंने यहाँ पर इस सिंबल को यूज किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि जो रिलेशन है वो इस सेट के बराबर नहीं हो सकता। मतलब ये कि जो A क्रॉस A है वो खुद भी एक रिलेशन है क्योंकि वो खुद का एक सबसेट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया R1 जिसके अंदर ये दो एलिमेंट्स हैं, ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, और ये R1 इस A क्रॉस B का सबसेट है और इसलिए एक रिलेशन है। ठीक है, हम n अरी रिलेशन इस टर्म को यूज करते हैं। ठीक है, ये बताने के लिए
कि हमारा रिलेशन कितने सेट्स पर डिफाइंड है, कितने सेट्स से बना है। तो जब n 2 है तो हम बाइनरी रिलेशन बुलाते हैं उसको। और इस कोर्स में गेट की तैयारी के लिए हमारा मेन फोकस रहेगा बाइनरी रिलेशंस पर ही, ठीक है। फिर हमने बात की कि रिलेशंस के प्रकार, तो दो टाइप्स होते हैं, होमोजेनस रिलेशंस और हेट्रोजीनस रिलेशंस, ठीक है। तो होमोजेनस रिलेशन एक ही सेट पर डिफाइंड रहता है, ओके। सभी सेट्स सेम है, इक्वल टू अ सेट ए। तो फॉर एग्जांपल कि ए यदि रियल नंबर्स का सेट है तो ए क्रॉस ए हमने बना दिया, ठीक है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और एक एग्जांपल रिलेशन हमने R1 डिफाइन किया और ये इसका सबसेट है। मैं काम करता हूँ, मैं इसी सिंबल को यूज़ करता हूँ, ठीक है, इस सिंबल को यूज़ करता हूँ, ठीक है। कोई भी सबसेट है, ठीक है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो एक रिलेशन है। और हेट्रोजेनस रिलेशन क्या होता है? यदि वो होमोजेनस नहीं है, मतलब उसमें जितने भी n सेट्स हैं तो वो सभी सेम नहीं होंगे, ओके, उसमें फर्क हो सकता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक चीज़ की हम बात करें, जो हमारे हेट्रोजीनस रिलेशंस होते हैं, हम इनकी बात इस कोर्स में कम ही करेंगे। इनकी जो एप्लीकेशंस हैं, हम प्रेडिकेट कैलकुलस पढ़ते हैं तो वहाँ पर इन रिलेशंस का उपयोग होता है। सिमेंटिक्स ऑफ प्रेडिकेट कैलकुलस। प्रेडिकेट कैलकुलस एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो सिमेंटिक्स हैं, ठीक है, इस कैलकुलस के जो सिमेंटिक्स है वहाँ पर हेट्रोजीनस रिलेशंस का रोल है। सेकंड एप्लीकेशन है रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में। जब हम पढ़ेंगे अगर, तो वहाँ पर हेट्रोजीनस रिलेशंस की हम बात करते हैं, ठीक, वहाँ के जो रिलेशंस होते हैं हमारे वो हेट्रोजीनस होते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस सिस्टम जब आप पढ़ोगे तो वहाँ आपको रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में बात करनी है, ठीक है। और रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर इस तरह के रिलेशंस हमको मिलते हैं, ठीक है। जब हम रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं तो वहाँ पर हम जो रिलेशंस इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें टेबल्स भी कहते हैं, ठीक है। रिलेशंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेसेस में जो रिलेशंस होते हैं उन्हें हम टेबल्स भी कहते हैं, ठीक है। हमें इन चीज़ों के बारे में इस सब्जेक्ट में बात नहीं करनी है, ठीक है, हम इसकी बात आगे करेंगे, ठीक है। जो होमोजेनस रिलेशंस है उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, ओके। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम तब उन चीज़ों को समझेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस कहाँ आती है, ठीक है। वैसे भी ये सारी चीज़ें हम अभी एक बेसिक लेवल पर पढ़ने वाले हैं। मैथमेटिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स जो है, जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी बड़ा है, उसकी कई सारी एप्लीकेशंस हैं जो इस कोर्स के या हमारे जो हम काम करते हैं उसके बियॉन्ड हैं, ठीक है। इसलिए हम उन टर्म्स को, उन फील्ड्स का नाम नहीं लेंगे जहाँ पर इस तरह से इन चीज़ों का यूज़ होता है। मैंने उन्हीं चीज़ों का नाम यहाँ लिया एप्लीकेशंस में जिन टर्म्स को हमने सुन रखा है या जिनको हम सुनने वाले हैं, जिनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि रिलेशनल डेटाबेसेस में जो हमारे रिलेशंस हम यूज़ करेंगे वो हेट्रोजेनस रिलेशंस होंगे, ठीक है। और प्रेडिकेट कैलकुलस जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम इन रिलेशंस के साथ डील करेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब हम रिलेशनल डेटाबेसेस की बात करते हैं, एक डेटाबेस रिलेशनल कहलाता है,
ठीक है। तो वहाँ पर जो रिलेशंस हैं उनको हम टेबल्स कहकर भी बुलाते हैं, ठीक है। होमोजेनस रिलेशंस की क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी बात हम अभी नहीं करेंगे, हम जैसे आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनका उपयोग कहाँ होता है। मैं आपको कोई भी नई टर्म्स, नई फील्ड्स के नाम लेकर कंफ्यूज करना नहीं चाहता, ओके। और उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इस कोर्स में फ़िलहाल, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। इधर मैं ईटी से लिख देता हूँ, कई एप्लीकेशंस और भी होंगी जो हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशंस। इस पार्ट की कोई नीड नहीं है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं 3 डेफिनेशंस की बात करने वाला हूँ। डोमेन क्या होता है, ओके, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। तो ये जो 3 डेफिनेशंस हैं, ओके, डिफाइंड फॉर बाइनरी रिलेशंस ओनली, ओके, डिफाइंड फॉर बाइनरी रिलेशंस ओनली। ये जो 3 टर्म्स है ये बाइनरी रिलेशंस के लिए ही डिफाइन की हुई है। मैंने पहले बताया था आपको कि हमारा मेन फोकस बाइनरी रिलेशंस पर ही रहेगा इस कोर्स में, ठीक है। तो ये 3 जो डेफिनेशंस हम बात करेंगे इन टर्म्स की, ये बाइनरी रिलेशंस के ऊपर ही डिफाइन की हुई है, ठीक है। तो अब जब रिलेशन बाइनरी है मतलब n का वैल्यू हो गया 2, मतलब मुझे 2 सेट्स कंसिडर करने, एक होगा कोई बी से ए सेट, एक होगा कोई बी सेट, ठीक है। तो जो भी मेरा रिलेशन होगा बाइनरी रिलेशन, वो ए क्रॉस बी का, ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होगा, ठीक है। अब यहां पर जो सेट ए है, ठीक है, इसका कोई सबसेट, ओके, इस सेट ए का कोई सबसेट जो है वो मेरे रिलेशन आर में मुझे मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, ए है 2 4 6, बी है 1 और 3, ठीक है। और मेरा आर है 2,1 4,1 4,3। इसके अंदर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। जो मेरा ए क्रॉस बी है उसके अंदर कितनी ऑर्डर्ड पेयर्स हो जाएंगी? तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसके अंदर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगी, ठीक है। मैं उनको लिख नहीं रहा, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आपको इन इंडिविजुअल नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम जब काउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तब हम बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग की। बेसिक चीज़ है, यदि आपको नहीं पता कि हमने 3 और 2 को मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आप हमारा काउंटिंग का वीडियो देख सकते हो जहां मैंने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग समझाए हैं, ओके। पर ये सिंपल चीज़ है कि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे इसकी पेयर हर एक के साथ बनानी है, इसकी पेयर हर एक के साथ बनानी है, इसकी पेयर हर एक के साथ बनानी है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगी, ठीक है। और आर इसका सबसेट है, ठीक है। तो आर इसका क्या है? सबसेट है। तो अगर आप देखो कि एस क्या है, तो एस में 2 है और 4 है, एस में 6 नहीं आया है, ठीक है। तो एस ए का सबसेट है, ओके। आप देख सकते हो एस ए का सबसेट है, ओके। इसमें 6 नहीं है। और एस क्या है? इस आर का पार्ट है, मतलब जो आर है उसके इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं, ओके,
जो ए से आते हैं उसको मैंने एस के अंदर लिखा है, ठीक है। और एस मतलब ए का सबसेट है। इस सेट ए को हम बोलते हैं डोमेन। इस सेट ए को हम क्या बोलते हैं? डोमेन, ठीक है। इस रिलेशन के लिए, इस बाइनरी रिलेशन के लिए एस हमारा क्या है? डोमेन है। जो बी है, ओके, जो बी है वो क्या कहलाता है? कोडोमेन। बी को कहा जाता है कोडोमेन। जो आखिरी में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ से आ रहा है? बी से। और इस सेट बी को हम कहते हैं कोडोमेन। इस सेट बी को क्या कहते हैं? कोडोमेन, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसको मैं पी से डिनोट करता हूं। पी 1 और 3 है। जिस तरह से मैंने एस को डिफाइन किया, ठीक है, यहां के एलिमेंट्स पिक कर लिए और इधर रख दिए, उसी तरह से मैं पी को डिफाइन कर रहा हूं। मैं यहां के एलिमेंट्स पिक कर रहा हूं एंड के, और उसको मैंने यहां रख दिया। और पी जो है वो बी का सबसेट है, ठीक है, पी बी का सबसेट है। और इस पी को क्या कहेंगे? रेंज, ओके। तो अगर आपने इस वीडियो को शुरुआत से देखा है तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो डोमेन मतलब जो चीजें अलाउड है। तो 2 और 4 ही अलाउड है इस रिलेशन में, ओके, वो हमारा डोमेन है। जितनी चीजें पॉसिबल हैं जो एंड में आ सकती हैं, तो बी एक सेट है, उसकी जितनी भी चीजें वो पॉसिबल हैं एंड में आने के लिए, वो सेट हमारा कोडोमेन है। लेकिन जितनी चीजें वास्तव में एंड में हमको दिखती हैं, ठीक है, वो हमारा रेंज है। इस केस में पी बी के इक्वल हो गया। लेकिन अगर ये सेट आप बड़े ले लोगे और दूसरे एग्जांपल्स लोगे जहां पर पी जो है छोटा रहेगा बी से, उसके सेम नहीं रहेगा, ठीक है, तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलते हैं? रेंज, ठीक है। तो ये सिर्फ बाइनरी रिलेशंस के लिए हमने डिफाइन की है टर्म्स, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एक ऐसा सेट डिफाइन करो एस जो ए का सबसेट है, और एस कहां से बनता है? इन फर्स्ट एलिमेंट से जो ए से आते हैं, और इसे हम डोमेन कहते हैं। जो एंड में जितने भी एलिमेंट्स आ सकते हैं वो कहां से आएंगे? बी से, और इस बी सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। लेकिन वास्तव में जितने एलिमेंट्स एंड में आते हैं उस सेट को हम बोलते हैं रेंज, ठीक है। तो ये टर्म्स क्लियर हैं आपको? ये टर्म्स फंक्शंस जब हम पढ़ेंगे तब भी यूज में आएंगी, ठीक है। और जहां पर भी इन टर्म्स का यूज होता है आपको डेफिनेशंस क्लियर है, आप चीजों को समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से देख रहे हो तो आपने एक डायग्राम देखा होगा इस टाइप का। तो जनरली जब हमारा रिलेशन बाइनरी होता है और हमारे जो ए और बी हैं उन्हें हम इन शॉर्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एक तरीका होता है विजुअलाइज करने का, ओके। तो हम इस तरह से भी रिलेशंस को बताते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में ए में 2 है, 4 है और 6 है, ठीक है। बी में 1 है और 3 है। और जो मेरा रिलेशन है उसमें 2 1 के साथ कनेक्टेड है, तो आपने 2 को 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। 4 1 के साथ कनेक्टेड है तो आपने 4 को 1 के साथ कनेक्ट कर दिया। 4 3 के साथ कनेक्टेड है तो आपने 4 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये 2 और 4 हमारा डोमेन का सेट बना रहे हैं। 1 और 3 हमारा कोडोमेन भी है और हमारा रेंज भी है, ठीक है। तो हम इस तरह से भी वी कैन रिप्रेजेंट आवर रिलेशंस डायग्रामेटिकली, ओके। इस तरह से हम हमारे रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यदि कभी भी बात इस तरह के डायग्राम से बताई जा रही है तो आपको समझ में आना चाहिए कि ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है, हम बाइनरी रिलेशन की बात कर रहे हैं, और
यह इसका मतलब होता है। ठीक है, यदि आप आगे इस तरह के डायग्राम्स बनाओगे तो आप तीन रिलेशंस पर, जो थ्री एरी रिलेशन है, मतलब जो बाइनरी नहीं है, आप उसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक तरीका हो गया कि आप इस तरह से रिलेशंस को समझा सकते हो, ओके, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 6 टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। लेकिन ये जो रिलेशंस हैं ये होंगे बाइनरी रिलेशंस, ऑन अ सिंगल सेट ए। ठीक है, तो जो हम ये टाइप्स की बात करने वाले हैं, ये टाइप्स किसके लिए डिफाइन किए हुए हैं? जब हम बाइनरी रिलेशंस की बात करेंगे और जो एक ही सेट पर डिफाइंड है, यानी कि हम होमोजिनस बाइनरी रिलेशंस की बात करेंगे। तो जब हम होमोजिनस बाइनरी रिलेशंस की बात करेंगे तब हम इन 6 टाइप्स की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो पहला टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, अब जो रिलेशंस को हम रिफ्लेक्सिव कह रहे हैं उनके अंदर रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो मान लीजिए कि जो मेरा सिंगल सेट है वो है ए। ठीक है, मेरा जो रिलेशन है आर is reflexive if for every A where A belongs to capital A comma A is present in relation R। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। तो यहाँ मैंने इस सिंबल का यूज़ किया है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, माफ़ कीजिएगा अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, क्योंकि मैं जिस जगह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो साउंड प्रूफ नहीं है, इसलिए इस तरह की नॉइस अभी आ रही है। तो रिलेशन आर को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहते हैं, या उसके अंदर रिफ्लेक्सिविटी नाम की प्रॉपर्टी। तो देखो, रिलेशन के अंदर अगर रिफ्लेक्सिविटी नाम की प्रॉपर्टी है मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब फॉर ऑल ए जब इस सेट का पार्ट है। ओके, इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर्स जहां पर दोनों एलिमेंट्स सेम है वो हमारे आर का पार्ट है, हमारे रिलेशन का पार्ट है। तो फॉर एग्जांपल मेरा सेट है ए 1 2 3, और जो मेरा रिलेशन है उसके अंदर चाहे कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स हो, लेकिन ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स होना ही चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि फॉर ऑल ए मतलब हर ए के लिए जो कि ए का पार्ट है, ये कैपिटल ए का हर एलिमेंट स्मॉल ए, तो इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, हर एलिमेंट के लिए इस टाइप की जो ऑर्डर्ड पेयर है मेरे रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो एक रिलेशन ये बनाया मैंने। ठीक है, तो आप रिलेशन को देखो, यदि रिलेशन में इस तरह की पेयर्स मिल रही है और जितने एलिमेंट्स हैं उतनी ही पेयर्स हैं, मतलब मेरा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ठीक है, मतलब इस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करती है।
ठीक है। तो आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक सेट दिया होता है ए कोई भी, और आपसे पूछता है कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल हैं, तब आपको वो नंबर काउंट करके बताना होता है। हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स को आगे सॉल्व करेंगे, बट आई बिलीव आपको रिफ्लेक्सिविटी क्लियर हुई होगी। ठीक है, एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है? जब जो मेरा सेट है जिसके ऊपर वो डिफाइन किया हुआ है, उसका हर एलिमेंट फॉर ऑल, इस सिंबल का मतलब है फॉर ऑल ए सच दैट ए इज द पार्ट ऑफ कैपिटल ए, ठीक है, इस तरह की जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो मेरे रिलेशन का पार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं, इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इररिफ्लेक्सिविटी। तो ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी की जस्ट ऑपोजिट है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सिंपल सा डेफिनेशन। रिलेशन आर इज irreflexive if for all a which belongs to capital A comma a does not belong to R। तो इस केस में इस सिंबल को बिलोंग्स टू बोलते हैं। ओके, बिलोंग्स टू। तो इस केस में हर एलिमेंट जो इस सेट ए के अंदर है इस टाइप की पेयर रिलेशन के अंदर होनी चाहिए, लेकिन इस केस में हर एलिमेंट जो ए के अंदर है इस टाइप की पेयर्स आर के अंदर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा केस है तो मेरा रिलेशन कहलाएगा इररिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, मतलब इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इररिफ्लेक्सिविटी कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशंस। इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यदि मेरे रिलेशन में a कॉमा b है, देन b कॉमा a भी प्रेजेंट है। इफ a कॉमा b प्रेजेंट है मेरे रिलेशन में इन R, देन b कॉमा a ऑल्सो प्रेजेंट इन R। ठीक है, तो जैसे फॉर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक रिलेशन है ये वाला, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, अब डेफिनेशन ये कहता है कि यदि रिलेशन में a कॉमा b है तो b कॉमा a को भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप देखो 2 कॉमा 2, तो यहाँ पर a और b सेम है, तो 2 कॉमा 2 का b कॉमा a क्या बनेगा? 2 कॉमा 2। ठीक है, 1 कॉमा 2 यदि a और a कॉमा b है तो 2 कॉमा 1 b कॉमा a भी रिलेशन में प्रेजेंट है। इस टाइप का रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक रिलेशन, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? अ रिलेशन इज सिमेट्रिक, अ रिलेशन इज सिमेट्रिक if for each a comma b in the relation b comma a is also present in the relation।
ओके, तो एक रिलेशन सिमेट्रिक कब है? यदि ए कॉमा बी रिलेशन में है तो जितने भी ए कॉमा बी प्रेजेंट हैं तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं चौथे टाइप की, एसिमेट्रिक रिलेशंस की। ठीक है, इन रिलेशंस में जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहते हैं एसिमेट्री, उसे कहते हैं एसिमेट्री। ठीक है, तो ये जो रिलेशंस होते हैं इनमें क्या होता है कि यदि ए कॉमा बी प्रेजेंट है देन बी कॉमा ए डज नॉट present in the relation। इसे काट देता हूं, ग्रामर की गलती कर दी। इज नॉट, एक्चुअली ग्रामर की गलती नहीं हुई, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा, वो गलती हुई। ओके, तो यदि ए कॉमा बी प्रेजेंट है मेरे रिलेशन में तो बी कॉमा ए प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन है आर, अब इस रिलेशन में यदि 1,2 है तो 2,1 नहीं है, 3,2 है तो 2,3 नहीं है, इसलिए ये रिलेशन एसिमेट्रिक रिलेशन है। ओके, इसके अंदर एसिमेट्री की प्रॉपर्टी है। अगर आप इस रिलेशन को देखते हो तो यहां पर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए का होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहां पर बोला जा रहा है कि यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए, माफ कीजिए इस नॉट लिखना, मैंने गलती कर दी, इस नॉट। ओके, इस नॉट, ओके, इस नॉट प्रेजेंट इन द रिलेशन, तो बी कॉमा ए रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई रिफ्लेक्सिव रिलेशन की, ठीक है, तो जितने भी रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होंगे उसमें इस तरह के एलिमेंट्स होंगे, और अगर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे 1,1, 2,2, तो वो मेरी इस डेफिनेशन को वायलेट करेंगे कि यदि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए नहीं होना चाहिए। इसलिए जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं वो एसिमेट्रिक नहीं होंगे। तो यहां पर मैं एक लाइन ये लिख सकता हूं, एवरी reflexive relation is not asymmetric। इस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो हम टाइप्स देख रहे हैं, तो एक रिलेशन एट द सेम टाइम रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिफ्लेक्सिव होगा तो वो एसिमेट्रिक नहीं होगा। इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एसिमेट्रिक। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर हुई आपको एसिमेट्रिक रिलेशंस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पांचवें टाइप की, एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस जिनमें एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो इफ
ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यदि ए कॉमा बी टाइप की एक पेयर आर में है एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा ए भी मेरे रिलेशन में है, देन ए शुड बी इक्वल टू बी, देन ए शुड बी इक्वल टू बी। तो यदि a कॉमा बी मेरे रिलेशन में है और b कॉमा ए भी मेरे रिलेशन में है तो a और b दोनों को सेम होना चाहिए। यदि इस टाइप की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है तो मेरा रिलेशन होगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अब आप हर पेयर के लिए चेक कर सकते हो, उसको एक को ए बोल दो, दूसरे को बी बोल दो। तो जैसे यहाँ पर मैंने इसको ए बोला, इसको बी बोला, तो ए कॉमा बी भी है, बी कॉमा ए भी है, तो तब ए और बी को सेम होना चाहिए। इस केस में ए कॉमा बी है पर बी कॉमा ए नहीं है, 2,1 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पर तो ये रिलेशन तो मेरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, इसे मैं R1 बोल देता हूँ। अब मैं R2 की बात करता हूँ। अब इस रिलेशन को देखते हैं। इसमें 2,2, यदि मैं इसको ए और इसको बी बोलता हूं तो ए कॉमा बी भी रिलेशन में है, बी कॉमा ए भी रिलेशन में है, ठीक है। तो दिस इज ओके, देन ए शुड बी इक्वल टू बी, तो 2 इज इक्वल टू 2। इस केस में यदि ये ए है, ये बी है, तो 1,2 रिलेशन में है, बी कॉमा ए यानी 2,1 भी रिलेशन में है, देन ए शुड बी इक्वल टू बी, लेकिन यहाँ पर 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो ये मेरा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब यही है कि यदि मेरे रिलेशन में ए कॉमा बी टाइप की पेयर एग्जिस्ट करती है और बी कॉमा ए टाइप की पेयर भी एग्जिस्ट अगर करती है तो ए और बी को सेम होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इस टाइप की पेयर्स मेरे रिलेशन में अलाउड है, लेकिन इस टाइप के जो कॉम्बिनेशंस हैं वो अलाउड नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि जो रिलेशन सिमेट्रिक है, ठीक है, उसमें इस टाइप की पेयर्स तो एग्जिस्ट करेगी। ऐसा है क्या? तो कई ऐसे सिमेट्रिक रिलेशंस होंगे जहां पर इस टाइप की पेयर्स आएंगी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस टाइप की पेयर्स आए। डेफिनेशन क्या बोलता है कि ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए को भी होना चाहिए। अब मान लो रिलेशन में सिर्फ इसी टाइप की पेयर्स आ रही है, 2,2, 3,3, 1,1, तो भी वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस टाइप के कॉम्बिनेशंस नहीं है, इस टाइप के एलिमेंट्स नहीं है, लेकिन इस टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तब मेरा रिलेशन सिमेट्रिक होगा, लेकिन फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। तो एंटी सिमेट्रिक का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि अगर ए कॉमा बी मेरे रिलेशन में आ रहा है और बी कॉमा ए भी मेरे रिलेशन में आ रहा है तो ए और बी दोनों को सेम होना चाहिए। मतलब इस टाइप की पेयर्स अलाउड है, ये आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, लेकिन इस टाइप के कॉम्बिनेशंस अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटी सिमेट्री और इस तरह के रिलेशंस को कहते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। चलिए तो लास्ट टाइप की बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस। और यहां जो प्रॉपर्टी है उसे हम कहेंगे ट्रांजिटिविटी, ओके। तो इसका डेफिनेशन यह है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन का पार्ट है और बी कॉमा सी भी रिलेशन का पार्ट है, देन ए कॉमा सी भी रिलेशन का पार्ट है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी जो मेरे रिलेशन के अंदर है, एक ऑर्डर्ड पेयर है बी कॉमा सी जो मेरे रिलेशन के अंदर है। अगर ये दोनों पेयर्स प्रेजेंट है, मतलब यहां जो एलिमेंट है बी वो इधर लिखा हुआ है, तो ए कॉमा सी को भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड है,
ठीक है, तो ए कॉमा सी रिलेशन में होना चाहिए अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो फॉर एग्जांपल एक रिलेशन ये है, अब आप देखोगे कि 1,2 फिर 2,3, तो 1,3 प्रेजेंट है, 1,2 2,2 तो 1,2 ये खुद यहाँ प्रेजेंट है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको आपको दिमाग में रखना है, ये प्रॉपर्टी इस रिलेशन के लिए होल्ड कर रही है, इसलिए ये रिलेशन मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, और यहाँ जो ये प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिविटी। ओके, मतलब ए और बी रिलेटेड है, फिर ये जो बी है ये सी से रिलेटेड है, तो ये ए इस सी से रिलेटेड है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो 6 टाइप्स हमने देखे हैं, ये 6 टाइप्स किन रिलेशंस के लिए हैं? बाइनरी रिलेशंस के लिए। बाइनरी रिलेशंस मतलब हमारा एक सेट है ए, ठीक है, और बाइनरी है रिलेशन, मतलब हमें इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रिलेशंस को डिफाइन करना है। ठीक है, क्योंकि सिंगल सेट पर है इसलिए हमारा जो रिलेशन हो गया वो होमोजेनस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, तो उन रिलेशंस पर इन 6 तरह की प्रॉपर्टीज को हमने देखा, और आगे आने वाले वीडियोस में अब हम बात करेंगे कि कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं जहां पर आपको कोई सेट दिया होगा। ठीक है, आपको ये सेट दे दिया ए, और आपसे पूछेगा कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल हैं, कितने इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस पॉसिबल हैं, मतलब आपसे चीज़ें काउंट करवाएगा, गिनवाएगा, कितने सिमेट्रिक पॉसिबल हैं। फिर आपसे बोलेगा ऐसे कितने रिलेशंस हैं जो रिफ्लेक्सिव भी है और जो रिफ्लेक्सिव भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन दिस सेट ए विच आर रिफ्लेक्सिव एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो आपसे जो तरह तरह के सवाल पूछ सकता है हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। काउंट द पॉसिबल रिलेशंस, ठीक है, ऑन अ सेट ए, ठीक है, विच आर, तो फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि जो रिफ्लेक्सिव भी है एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक भी है, तो उस सेट ए पर पॉसिबल रिलेशंस को काउंट करो। ओके, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कई सारी दूसरी चीजें यहां पर अब हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या देखा। तो हमने बात की रिलेशंस की कि रिलेशंस क्या होते हैं, और रिलेशंस के बारे में पढ़ने के लिए आपको सेट्स की चीजें आनी चाहिए, तो एक प्री रिक्विजिट है। ओके, ये एक प्री रिक्विजिट है। तो हमने बात की कि अगर मेरे पास n सेट्स हैं तो n सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो इस तरह की हम ऑर्डर्ड एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। अब जो रिलेशन है उन n सेट्स वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पर जो होता है n सेट्स का, उसका एक सबसेट होता है। क्या होता है? एक सबसेट होता है। ओके, तो जैसे एक एग्जांपल लिया, इन्हीं सेट्स पर मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये है और इसका एक सबसेट ये है इस सेट का, और ये एक रिलेशन है। ठीक है, तो जब हम n सेट्स की बात करते हैं इन जनरल, तो हम रिलेशन को n अरी रिलेशन भी बोलते हैं, मतलब एक रिलेशन
या एन अरी रिलेशन बोलना चाहिए, जिससे ये स्पेसिफाई हो जाता है कि हमारे कितने सेट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, यदि एन का वैल्यू 2 है तो उस रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। फिर हमने बात की कि रिलेशंस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो 2 टाइप्स हमने देखे, होमोजीनस या हेट्रोजीनस। तो एक ही सेट पर हमारा जो रिलेशन है वो डिफाइंड रहता है। अगर हमारे n सेट्स हैं तो सभी सेट्स सेम हैं। ठीक है, सभी सेट सेम है और वो उस सेट एक के बराबर होंगे जो हमारा सिंगल सेट है। तो एक एग्जांपल देखा कि अगर रियल नंबर्स हैं, हमारा सेट A इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो A क्रॉस A इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगी और हमारा रिलेशन इसका सबसेट है। ठीक है, ये एक होमोजेनस रिलेशन है। तो आपको जब रिलेशन को डिफाइन करना है कि हमारा रिलेशन होमोजेनस है, तो आप बोल दो कि ऑन अ सिंगल सेट, और उस सेट को बता दो कि हमारा सेट क्या है, और ये बता दो कि हमारा रिलेशन बाइनरी है या कोई एन अरी रिलेशन है। हेट्रोजीनस रिलेशंस क्या होते हैं? अगर वो होमोजेनस नहीं है तो। और इस पॉइंट को दिमाग में रखिए कि A क्रॉस A खुद भी एक रिलेशन है क्योंकि वो खुद का सबसेट है। ये एक बड़ा रिलेशन है। एक सेट के ऊपर जो सबसे बड़ा रिलेशन पॉसिबल है वो खुद A क्रॉस A है। ठीक है, अब क्योंकि हम सबसेट की बात करते हैं तो फाई जो कि एम्प्टी सेट है वो भी इसका एक सबसेट है A क्रॉस A का। ठीक है, फाई या एम्प्टी सेट वो भी एक रिलेशन है विथ 0 एलिमेंट्स, ऑल्सो अ रिलेशन विथ 0 एलिमेंट्स। ठीक है, तो फाई मतलब एम्प्टी सेट। तो ये 2 तरह के सेट हैं, एक तो वो खुद वो सेट और एक एम्प्टी सेट। ये भी एक रिलेशन है विद 0 एलिमेंट्स, और A क्रॉस एक रिलेशन है जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? जितनी A की साइज है। ठीक है, माफ कीजिए, जितनी A की साइज है वो तो सॉरी जितनी A क्रॉस A की साइज है। ओके, A क्रॉस A की, तो मान लेते हैं कि A के अंदर यदि n एलिमेंट्स हैं, ओके, तो A क्रॉस A के अंदर n स्क्वायर्ड एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो A क्रॉस A के अंदर n स्क्वायर्ड एलिमेंट्स हैं और ये खुद एक रिलेशन है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कि एप्लीकेशंस क्या होती है। तो हमने बहुत ज़्यादा बातें नहीं की है, हमने सिर्फ नाम बताया चीज़ों के। आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। ठीक है, होमोजेनस रिलेशंस की क्या एप्लीकेशंस होंगी हम आगे वीडियोस में देखेंगे। अभी हम किसी चीज़ का नाम यहाँ नहीं ले रहे। हेट्रोजेनस रिलेशंस हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? तो हमें वो रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में जब पढ़ते तब मिलते हैं। प्रेडिकेट कैलकुलस के सिमेंटिक्स में हमको मिलते हैं। हम आगे अगर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कहाँ इस तरह के रिलेशंस हमको मिलते हैं। रिलेशनल डेटाबेसेस जो होते हैं जब हम उनकी बातें करते हैं तो वहाँ रिलेशंस को हम टेबल्स भी बुलाते हैं। ठीक है, रिलेशंस आर आल्सो कॉल्ड एज टेबल्स। उसके बाद हमने 3 डेफिनेशंस देखी कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस क्लियर हैं आपको। ठीक है, इन्हें मैं दोहराऊंगा नहीं अभी, पर हाँ इतना बोलूँगा कि जितनी चीज़ें अलाउड रहती हैं इस जगह पर पहली पोजीशन पर, वो हमारा सेट डोमेन सेट कहलाता है। जो हमारा बी सेट है, जो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो इस तरफ आ सकती है, वो हमारा कोडोमेन है। और जितनी वैल्यूज वास्तव में इस साइड आती हैं, ठीक है, मतलब वो सेट बी का सबसेट होगा, वो सेट हमारा कहलाता है रेंज। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम किस तरह से डायग्रामेटिकली भी रिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कई जगहों पर हमें इस तरह से रिलेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो आपको समझना है कि इस तरफ सेट ए है, इस तरफ सेट बी है, और जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए कोमा बी, तो ए इधर है और बी इधर है। ठीक है, और चाहें तो हम इस रिप्रेजेंटेशन को आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं ताकि हम इन जनरल एन एरी रिलेशंस पर बात कर सकें। ठीक है, फिर हमने बात की 6 तरह के रिलेशंस की। ठीक है,
जो होमोजिनस बाइनरी रिलेशंस पर डिफाइन किए हुए हैं, मतलब एक सिंगल सेट है ए और जो हमारे रिलेशंस है वो बाइनरी रिलेशंस हैं। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं, इररिफ्लेक्सिव क्या होते हैं, सिमेट्रिक क्या होते हैं। ओके, फिर हमने देखा कि हमारे एसिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं। ठीक है, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट एसिमेट्रिक। ठीक है, ये एक हमने चीज़ यहाँ से निकाली इन डेफिनेशंस के बाद। ओके, फिर हमने देखा कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं, और फिर हमने बात की कि क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है कि पॉसिबल रिलेशंस इस सेट पर कितने हैं, आपको नंबर्स बताना है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हैं एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक भी हैं। ठीक है, इस तरह के वो क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। तो अगले वीडियोस में हम इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जहां पर हम चीज़ों को काउंट कर रहे होंगे। ओके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगले वीडियोस में हम इन चीज़ों को आगे एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि ये वीडियो आपको लगता है कि आपके लिए उपयोगी साबित हुआ, यूज़फुल है, तो इसे शेयर करिए, स्प्रेड कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, उन परिचितों को जो गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। बाय।